Okay, here I am discussing the MCQ of law of foreign trade and actions. The first MCQ is in context of foreign trade. Consider the following statement. Three statements are given here, and after that, it is being asked that which of the above statement is are incorrect. तो यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले वेरी केयरफुली वी नीड टू रीड द स्टेटमेंट्स और उसमें ये देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट या कौन से स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉरेन ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज solely governed by the law of the land without any external commitment. This statement is incorrect क्योंकि लॉ ऑफ फॉरेन ट्रेड जो होता है या फिर जो फॉरेन ट्रेड होता है किसी भी कंट्री का, दैट इज गवर्न बाय द WTO कमिटमेंट्स ऑल्सो. कोई भी किसी भी कंट्री का लॉ विच इज मेंबर ऑफ WTO कैन नॉट बी अगेंस्ट द कमिटमेंट ऑफ WTO. तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट इज incorrect. And the second statement is balance of trade of a country includes assessment of total import and export of all goods and services. This statement is also incorrect क्योंकि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है उसमें सिर्फ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को ही एसेस किया जाता है, कंसिडर किया जाता है, सर्विसेज को नहीं किया जाता है. गुड्स एंड सर्विसेज का जो ट्रांजेक्शन है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हो सकता है, बट बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ गुड्स का ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखा जाता है. तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो इनकरेक्ट. एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज trade deficit may affect the foreign exchange reserve of a country. This is correct in statement. तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर होगा आंसर बी, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज मैच द पेयर्स. अब इसमें थ्योरीज दिया गया है एंड उन थ्योरीज को प्रोपाउंड करने वाले जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके नाम दिए गए हैं, राइट. एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, यानी कि फर्स्ट comparative advantage theory was propounded by David Ricardo. Second, A factor proportionalist theory was propounded by Bertil Ohlin. And 3C, that means country similarity theory, Stephen Lender. And product life cycle theory is 4B, यानी कि Raymond Vernon. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. नाउ थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द पैराग्राफ. दिस इज द पैराग्राफ, ठीक है, जिसमें से ये दो क्वेश्चंस दिए गए हैं. अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है. फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड. करेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पर देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. ओके, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड, foreign context of Directorate General of Foreign Trade. Okay, now first option या first statement is DGFT was constituted as a facilitator of WTO to make multilateral trade agreements effective. This is incorrect statement. Functioning of DGFT became significant post LPG reforms only. This is correct statement. Okay, functioning of DGFT जो है वो LPG रिफॉर्म के बाद ही DGFT कॉन्स्टिट्यूट किया गया, उसने प्रीवियस बॉडी को रिप्लेस किया, राइट. एंड DGFT का काम WTO को फैसिलिटेट करना नहीं है, मल्टीलैटरल एग्रीमेंट को फैसिलिटेट करना नहीं है. द मेन फंक्शन ऑफ DGFT इज टू फैसिलिटेट द फॉरेन ट्रेड. And option C, DGFT is regulating the cross-border trade of India and its trade partner countries. No, trade partner countries इसका कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ इंडिया में import export को regulate करता है, facilitate करता है. And fourth statement is also incorrect. DGFT being facilitator of foreign trade is functioning under the Ministry of Finance, no, Ministry of Commerce and Industry, राइट. इसके अंडर में ये काम करता है. तो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी. नाउ आंसर क्वेश्चन फोर ये एक स्टेटमेंट है, ये असर्शन है एंड सेकंड वाला इसका रीजन है. ओके, और इसका
सही जो जवाब है दैट इज ऑप्शन सी, ए इज अ ट्रू स्टेटमेंट एंड आर इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। assertion क्या है? Increase of import and export in post-liberalization era is seen as successful outcome of functioning of DGFT. Yes, ये बिल्कुल सही है। DGFT के functioning की वजह से पोस्ट लिबरलाइजेशन टाइम में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है। ठीक है, दिस द शिफ्ट वाज फ्रॉम प्रोहिबिशन एंड कंट्रोल ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट टू प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ये जो रीजन है ये बता रहा है कि पहले के टाइम में जो पॉलिसी थी वो प्रोहिबिशन एंड कंट्रोल की थी और आज के टाइम में प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन की वजह से है, जिसकी वजह से डीजीएफटी अपनी फंक्शनिंग, अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहा है एंड जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हो रहा है, इंडिया का एक्सपोर्ट भी इंक्रीज हो रहा है। एट द ऑप्शन, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन 5, on the basis of time period set the statement in ascending order। यानी कि न्यूअर सबसे जो न्यू है और उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ यानी कि ओल्डर, इस सीक्वेंस में इन स्टेटमेंट को सेट करना है। फॉर्मेशन ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, डीजीएफटी वाज, ठीक है, डीजीएफटी जो है दैट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1991। commencement of the custom tariff act 1976, enactment of customs act 1962 and framing of the custom tariff, this is 1995। ओके, तो न्यूअर कौन सा है? इसका सही आंसर है 4, 1, 2, 3, ये 1995। ठीक है, इसके बाद 1991 एंड 1976 एंड 1962, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 6, at which stage of investigation of anti-dumping measures the specific time period of 6 months। तो इसका जो आपका सही आंसर है that is provisional duty, जो कि इम्पोज की जाती है 6 मंथ्स के लिए और 9 मंथ तक एक्सटेंड करती है। उसके बाद जब फाइनल डिटर्मिनेशन होता है उस मैटर का, उसके बाद ही एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज की जाती है। तो राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 6 इज ऑप्शन बी। आफ्टर दैट क्वेश्चन 7, in context of balance of payment consider the following statement। ओके, अब इसमें क्या करना है? करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। रिकॉर्ड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इज मेंटेन इन BMP6 फॉर्मेट, यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे जो BOP है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वो BMP6 फॉर्मेट में मेंटेन किया जाता है। ओके, एंड जो सेकंड स्टेटमेंट है, ट्रांजैक्शंस दैट रिजल्ट इन a change of ownership of financial assets and liabilities between a country's resident and non-resident are included under the capital account। This is incorrect statement, क्योंकि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का फाइनेंशियल अकाउंट है उनमें इन ट्रांजेक्शन्स को इंक्लूड किया जाता है। ओके, तो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 7 इज ओनली 1, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन 8 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द ग्राउंड्स ऑफ प्रोहिबिटिंग द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ओके, तो इसमें आप देखोगे ऑल ऑफ द अबव, ये जितने भी ग्राउंड्स यहाँ मेंशन किए गए हैं ये सारे ग्राउंड्स हैं जिस पर किसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को प्रोहिबिट किया जा सकता है। क्वेश्चन 9 पर आते हैं। क्वेश्चन 9, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज फ्रेम्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड अंडर, ठीक है, सेक्शन 5 ऑफ द फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992। ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम हैज बीन रूल्ड अगेंस्ट बाय द WTO। WTO ने इंडिया की ये जो इंडियाज एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम है, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट क्या करती थी, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव्स देती थी, दैट इज अगेंस्ट द WTO कमिटमेंट और WTO ने इसको रूल आउट किया था। ओके, तो ऑल द क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड एंड करेक्ट आंसर्स मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं। These questions may be very helpful for your preparation. Thank you.